नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र कुमार शर्मा आज आपको एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 4 का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूं। इससे पहले कि आप पार्ट 2 देखें, आप पार्ट 1 जाके जरूर देख लें ताकि आपको डिटेल में समझ में आ जाए कि हम पार्ट 2 में क्या बात करने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम इस चैप्टर को स्टार्ट करें, हम पार्ट 1 में एक थोड़ा सा नजर डालते हैं। पार्ट 1 में हमने बताया था कि ट्राइबल ग्रुप्स क्या होते हैं और उनकी लाइफस्टाइल क्या होती थी। ट्राइबल ग्रुप्स कहां कहां पाए जाते हैं, ये भी हम लोगों ने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। हम लोगों ने डिस्कस ये किया था कि कुछ इंपॉर्टेंट काम जो कि ट्राइबल ग्रुप्स करते हैं, उनमें से शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी कि वो ट्राइबल ग्रुप्स जो घुमंतू होते हैं, यानी वो आदिवासी जो घुमंतू होते हैं, उनके बारे में पढ़ा था। ट्राइबल ग्रुप्स जो कि हंटिंग और गैदरिंग करते हैं, जो कि शिकार करके और संग्रह करके अपनी दिनचर्या को चलाते हैं, उनके बारे में पढ़ा था। और तीसरा और अंतिम हम लोगों ने उन लोगों के बारे में पढ़ा था जो कि जानवरों को पालते हैं, जैसे कि गाय भैंस हो गए या फिर भेड़ बकरी हो गए, उनको पाल के जो अपने जीवन व्यापन करते हैं, उनके बारे में पढ़ा था। अब आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उन ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में जो सेटल्ड लाइफ जीने लगे थे। तो हम लोगों ने पहले की चीजों में ये देखा कि अभी तक के जो भी ट्राइबल ग्रुप्स थे वो अपनी अपनी लाइफस्टाइल जीते थे, लेकिन ये जो ट्राइबल ग्रुप्स थे ये सेटल्ड लाइफ जीते थे। इनका स्टार्टिंग होता है 19th सेंचुरी के एंड में। तो कुछ ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स यानी कि आदिवासी समूह थे जो कि सेटल्ड लाइफ जीने लगे थे। मतलब कि इन्होंने अब क्या किया था कि एक जगह से दूसरे जगह घूमना बंद कर दिया था और एक पर्टिकुलर टेरिटरी या जगह को अपनी जगह मान के उसको ये क्लेम करना स्टार्ट कर दिया था इन्होंने। तो ये आदिवासी ग्रुप, क्योंकि ये ग्रुप में थे पूरे, तो जो भी इन्होंने लैंड ऑक्यूपाई किया, जो भी इन्होंने जगह को पाया, इन्होंने क्या किया, ये पूरे लैंड को इक्वली सब में डिवाइड कर दिया कि भाई ये एक व्यक्ति का नहीं होगा, ये सभी का लैंड होगा या इक्वली होगा। तो इस तरह से ये जीने लगे। तो ये वो समय था 18th सेंचुरी का लास्ट, यानी 19th सेंचुरी का लास्ट का समय था, यानी कि 1890 मान लीजिए से लेके यहां से स्टार्टिंग हो गई थी। तो अब क्या होता था, इसमें बेसिकली कौन कौन से ट्राइबल दिनचर्या काटते थे, उनमें से थे गोंड, संथाल और मुंडा, जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था पिछली बार, जो कि छोटा नागपुर के झारखंड में पाए जाते थे, जहां पे बिरसा देखे गए थे, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, तो ये वो ग्रुप थे। हालांकि सभी लोग बराबर क्लेम करते थे, लेकिन अब जैसे जैसे समय बीत रहा था, इन्हीं ट्राइबल ग्रुप्स में से एक आध व्यक्ति ऐसे भी थे जो कि बहुत ज्यादा पावर जनरेट कर लेते थे, जिनको बहुत ज्यादा ताकत दे दी जाती थी, और ऐसे ट्राइबल को वहां का चीफ माना जाता था। क्या माना जाता था? ट्राइबल का चीफ माना जाता था, यानी ट्राइबल का मुखिया। ठीक है ना? तो वो ट्राइबल चीफ होते थे और इनके पास अच्छी खासी पावर होती थी लोगों को एडमिनिस्टर करने का। भले ही इकोनॉमिकली यानी कि आर्थिक रूप से सब लोग सामान्य थे, जमीन सबके बराबर में बांटी जाती थी, लेकिन वो ऐसे माने जाते थे। और उनमें इंपॉर्टेंट कौन थे, मतलब कि कौन ऐसे थे जो कि सेटल लाइफ जीते थे? गोंड, संथाल एंड मुंडा। इसको आप याद कर लीजिए। बाकी अदर्स जो थे, जैसे कि हंटर्स एंड गैदरर्स हो गए या झूम कल्टीवेशन वाले हो गए, वो तो अभी भी जंगलों में भटकते रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते थे। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे? ब्रिटिशर्स को हंटर और गैदरर्स यानी कि शिकार और संग्रह करने वाले, और दूसरा झूम की खेती करने वाले, ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स को वो सोचते थे कि वो जंगली है और वो मतलब कि बहुत ज्यादा सिविलाइज नहीं है। ठीक है ना? और इन लोगों को ये बहुत ज्यादा सिविलाइज मानते थे। ठीक, किनको किनको? गोंड, संथाल और मुंडा को, क्योंकि ये एक ही जगह बहुत ज्यादा सिविलाइज नहीं है। ठीक है ना? और इन लोगों को ये बहुत ज्यादा सिविलाइज मानते थे। ठीक, किनको किनको? गोंड, संथाल और मुंडा को, क्योंकि ये एक ही जगह पे रह के खेती करते थे। अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे आते हैं। दूसरे टॉपिक पे है हाउ डिड कॉलोनियल रूल इफेक्ट ट्राइबल लाइफ्स। तो इसमें क्या था कि किस तरह से औपनिवेशिक ताकत जो है ट्राइबल लाइफ यानी कि हमारे ट्राइब्स को कैसे इफेक्ट करने लगी, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या होता था कि देखिए, हमारे जो आदिवासी ग्रुप थे वो टोटली डिपेंडेंट किस में होते थे? फॉरेस्ट पे वो डिपेंड करते थे। जो भी हमारे जंगल थे उसी से उनकी खाना रहना सब कुछ उसी से होता था। तो अब जब जंगल इफेक्ट होगा तो ऑब्वियसली इनकी लाइफ भी इफेक्ट हो जाएगी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? सबसे पहले क्या किया? ट्राइबल चीफ्स को अपना शिकार बनाया।
क्योंकि ये करते भी ऐसा थे। याद होगा आपको, जब ये पुराने चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था, आप पुराना चैप्टर जरूर देखिए, हमारे चैप्टर 2 को जरूर देखिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने अलग अलग कुनीतियां लाके पहले नवाब और राजा को अपने अधीन कर लिया था। कैसे बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के थ्रू इन्होंने लोगों को अपने नियंत्रण में ला दिया था। तो ब्रिटिशर्स ये दिमाग लगा के ट्राइबल चीफ्स को सबसे पहले अपने अंडर में करने की कोशिश करते हैं। तो ट्राइबल चीफ के बारे में जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो ये 3 चीजें आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले पहले इसको ये 3 बातें लिख लीजिए। ट्राइबल चीफ्स के बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहला इंपॉर्टेंट। सो ट्राइबल चीफ्स वर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द ग्रुप, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द ग्रुप। ट्राइबल चीफ सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होते थे पूरे समूह के, पूरे आदिवासी समूह के, ठीक है। दूसरा, दे वर द सेंटर ऑफ द इकोनॉमिक पावर, तो ये केंद्र होते थे आर्थिक शक्ति के, पूरी आर्थिक शक्ति ये नियंत्रित करते थे, एक तरह से ये मान लीजिए। और तीसरी और अंतिम चीज है राइट टू एडमिनिस्टर एंड कंट्रोल देयर टेरिटरी। तो जो भी टेरिटरी, जो भी लैंड, जो भी जगह इनके नियंत्रण में आता था, ये उस पे अपनी प्रशासनिक पावर अप्लाई कर सकते थे, ठीक है। कौन? ट्राइबल चीफ। तो ट्राइबल चीफ के पास ये सारी पावर्स होती थी। उनके पास आर्थिक पावर होती थी, उनके पास प्रशासनिक पावर होती थी, और वो अपनी पुलिस तक रखते थे। जैसे कि एक लोकल गवर्नमेंट किसी भी जनता को चलाने के लिए अपनी पुलिस रखती है, उसी तरह ये भी अपना पुलिस रखते थे। तो इस तरह से तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन थे। अब इनको कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले इन्हीं को कंट्रोल किया। ट्राइबल ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने क्या किया? ट्राइबल चीफ्स को अपने अधीन में कर लिया। तो अब वो जो चीजें जो ट्राइबल चीफ कराते थे लोगों को, वो सारी चीजें अब ब्रिटिशर्स कराने लगे ट्राइबल चीफ्स के थ्रू लोगों को। तो यानी ब्रिटिशर्स जो भी चाहते थे वो ट्राइबल चीफ्स के थ्रू बाकी समूह के लोगों को करवाने लगे, ठीक है। तो इस तरह से काफी इफेक्ट आया ट्राइबल ग्रुप्स में। अब हम लोग तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, व्हाट हैपेंड टू द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। तो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स का क्या हुआ? अब जो लोग सेटल्ड थे उनके ऊपर तो ब्रिटिशर्स ने अपनी कुनीतियां लगा के उनसे लगान वसूलना स्टार्ट किया। आप पिछले चैप्टर में जाइए, देखिए मैंने आपको पढ़ा रखा है कि किस तरह से परमानेंट सेटलमेंट 1793 में लाके किस तरह से एक फिक्स इनकम जनरेट कराई थी ब्रिटिशर्स के लिए। यानी कि लगान वसूली की दर एक फिक्स लगा के लोगों पे अच्छा खासा वो लगान वसूल करते थे। तो होता क्या था कि जो वो ट्राइबल ग्रुप्स जो सेटल्ड होते थे, जैसे मुंडा, संथाल और गोंड, जिनके बारे में अभी मैंने बात किया, वो क्या करते थे? इनके ऊपर भू राजस्व लगा दिया इनके ऊपर, और इनको जमीन दे दिया। सबसे पहले जो वहां के जमींदार थे, जमींदार वाली पावर मान लीजिए, एग्जैक्टली जमींदार तो नहीं कहेंगे, जमींदार वाली पावर जिसके पास है तो उसको जमीन दे दिया। और जमीन देने के बाद कहा कि भाई आप ऐसा करिएगा, जैसे कि ट्राइबल के चीफ, उन्हीं को आप जमींदार मान लीजिए। तो उनको पावर दे दिया, उनको कहा मैंने आपको ये जमीन अलॉट कर दी है, इस जमीन में आप अपने मजदूर रखिए, अनाज आप पैदावार कराइए, और जो भी अनाज आए उसको लगान के रूप में, भू राजस्व के रूप में आप हमको दिलवाइए। और यदि कोई अदर ग्रुप है तो उसको इक्वली प्लॉट ऑफ लैंड दे दिया, और उसको क्या कहा कि भाई देखो तुम इस लैंड के लिए जो भी काम करोगे हमसे किराया पे ये लैंड ले लो, जिसे कहते हैं ना पट्टा पे जमीन ले लेना। तो पट्टे पे जमीन हमसे ले लो, और पट्टे पे लेने के बाद तुम क्या करो, जो भी उपज आए वो भी दो, उसका भी हमको लगान दो, और जो हमारा पट्टे का जमीन का जो वैल्यू है उसका भी आप हमको रेंट देते रहो, उसका किराया हमको देते रहो। तो इस तरह से उन लोगों पे इफेक्ट हुआ जो कि सेटल्ड लाइफ जी रहे थे, जो कि एक जगह पे रुक के अब खेती करने लगे थे। लेकिन उनका क्या हुआ? जो कि घूम घूम के खेती करते थे। तो जो घूम घूम के खेती करते थे, यानी शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, यानी झूम खेती करने वाले, उनके साथ क्या दिक्कतें थी? पहले ये दिक्कतें आप नोट कर लीजिए। 3 दिक्कतें थी। क्या होता था? स्कार्स वाटर रहता था, पानी की कमी रहती थी। दूसरा, ड्राई सॉइल रहता था, क्योंकि वो जंगल एरिया में करते थे, बारिश पूरा नीचे तक तो आती नहीं थी, तो ड्राई सॉइल ही रहता था। और तीसरा, वहां पे पैदावार भी बहुत कम होती थी। तो वो बेचारे पहली चीज तो टोटली डिपेंडेंट रहते थे नेचुरल वाटर, नेचुरल सॉइल और नेचुरल यील्ड पे, वो टोटली डिपेंडेंट रहते थे। और आप तो जानते हैं कि उस समय खेती का हाल कितना ज्यादा खराब था। तो खेती से तो वो बेचारे पहले से ही बेहाल थे, और वो उसी पे डिपेंडेंट होते थे। उनकी लाइवलीहुड, उनकी पूरी जीविका उसी पे डिपेंडेंट रहती थी, जो झूम कल्टीवेटर्स होते थे।
और अब ब्रिटिशर्स जब उसको भी नियंत्रित कर रहे थे तो उनको और ज्यादा दिक्कत हो रही थी। तो इसी संदर्भ में उन्होंने कई ढेर सारे विद्रोह भी किए और लास्ट में ब्रिटिशर्स को घुटने टेकना पड़ा। और ब्रिटिशर्स ने क्या कहा, ब्रिटिशर्स ने कहा कि ठीक है भाई, हम पूरा लैंड तो आपको नहीं दे सकते, पूरा फॉरेस्ट एरिया तो हम आपको नहीं दे सकते, हम आपको कुछ पार्ट ऑफ द लैंड, कुछ जमीन का हिस्सा हम आपको अलॉट कर देते हैं और आप उसमें झूम कल्टीवेशन करिए। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा लेता हूं, फिर उसके बाद आपको चौथा पॉइंट समझाता हूं। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट। तो फॉरेस्ट लॉज आए या फॉरेस्ट नियम आए, कानून आए, तो उसका इम्पैक्ट आदिवासी भाइयों पे क्या पड़ा या ट्राइबल ग्रुप्स पे क्या पड़ा। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ट्राइबल ग्रुप्स की लाइवलीहुड यानी कि जीविका पूरी तरह से फॉरेस्ट पे या फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे रहती थी। जो भी फॉरेस्ट यानी जंगल से उत्पाद होता था उससे पे उनकी पूरी की पूरी जीविका डिपेंडेंट थी। तो फिर क्या होता है कि जब इस तरह के लॉज आते हैं तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, कई ऐसे जंगल होते हैं जिनको ये रिजर्व कर देते हैं और कुछ उस तरह के जंगल्स होते हैं जिनमें टिम्बर होते हैं और टिम्बर की लकड़ी ऐसी लकड़ी होती है जो उनकी इमारतें बिल्ड करने में मदद करती है। तो वो ऐसे फॉरेस्ट को रिजर्व कर देते हैं। अब जैसे ही वो फॉरेस्ट एरिया को, ये मान लीजिए फॉरेस्ट एरिया है, ये पूरे एरिया को इन्होंने रिजर्व किया, तो जो इसके अंदर के रहने वाले जो मजदूर भाई हैं, जो इसके अंदर के रहने वाले जो हमारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं, वो कहां जाएंगे जिनकी पूरी की पूरी जीविका इसी में रहती है। तो वो फॉरेस्ट छोड़ छोड़ के अन्य जगहों पे भागने लगे, क्योंकि अब यहाँ पे उनको अलाउ नहीं था कि वो हंटिंग एंड गैदरिंग कर सके, शिकार कर सके या फिर फल तोड़ सके या फॉरेस्ट से रिलेटेड वो लकड़ियां काट सके, वो कुछ भी ऐसा काम कर सके, ये इनको अलाउड नहीं था। तो ये इन जगहों से ये लेबरर्स दूसरी जगह पे जाने लगे, यहां से जाने लगे। और जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्रिटिशर्स को लेबरों का भी अभाव पड़ने लगता है। रीजन ये होता है कि ये वो समय चल रहा था जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, 1850 के बाद का समय। तो रेलवे लाइन जब बिछाई जा रही थी तो वहां पे कुछ ऐसी लकड़ियां जिन्हें स्लीपर भी कहा जाता है, जो ट्रैक्स पे बिछाई जाती हैं, उन लकड़ियों को बिछाने के लिए लेबर्स की भी जरूरत पड़ रही थी। तो लेबर तो थे नहीं अब अपने पास, तो ब्रिटिशर्स कहां जाते। तो अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स को घुटने टेकने पड़े और उन्होंने कहा कि चलो इसका एक सोल्यूशन निकालते हैं और इन्हीं वन के पास में, इन्हीं फॉरेस्ट के पास में एक गांव बसा देते हैं जहां पे इन्हीं आदिवासी भाइयों को यहां पे रख दिया जाएगा और कम से कम लेबर में, मतलब कम से कम पे में इनको रखा जाएगा और अपने ये पूरा काम कराया जाएगा। अपने जो स्लीपर्स के काम है या जो हमारे अन्य काम है, कम से कम लेबर में इनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। अब आप खुद सोचिए, इतना बड़ा चेंज आ गया किसी की जिंदगी में, हमारे ट्राइबल ग्रुप्स की जिंदगी में इतना भयानक तरीके से चेंज आया, तो क्या वो रिवोल्ट नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो इसी के संदर्भ में उन्होंने रिवोल्ट किया, रिवोल्ट ऑफ सोंग्रम संगमा इन असम इन 1906। तो ये 1906 का एक रिवोल्ट हुआ जो कि आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सोंगम संग्रमा असम का जो रिवोल्ट हुआ वो इसी के संदर्भ में हुआ था। और दूसरा एक इसी तरह का हुआ फॉरेस्ट सत्याग्रह, जो कि 1930 में हुआ और वो कहां हुआ? सेंट्रल प्रोविंसेस में हुआ। ठीक है, तो ये होता है हमारा चौथा पॉइंट खत्म। अब हम बात करते हैं पांचवें पॉइंट की। अब हम लोग दो टॉपिक और पढ़ेंगे और उसके बाद इस चैप्टर को यहीं पे स्टॉप करेंगे। तो हम लोग एक टॉपिक हमारा जो रह गया, वो पांचवा टॉपिक ये है, द प्रॉब्लम विद ट्रेड।
इसको समझ लेते हैं। क्या होता है 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि 19वीं शताब्दी का अंत क्या होता है, उस समय तक आते आते कई ऐसे व्यापारी थे जो कि वनों से बहुत अट्रैक्टेड हो गए थे, वनों से बहुत आकर्षित हो रहे थे। ठीक है, क्यों आकर्षित हो रहे थे, ये चीज तो आदिवासी भाइयों को भी समझना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, लेकिन बाद में धीरे धीरे उनको स्टोरी समझ में आने लगी। उन्होंने ये पाया कि इस समय जितने भी मनी लेंडर्स हैं, जितने भी ट्रेडर्स हैं, वो वनों की तरफ आ रहे हैं, जितने भी व्यापारी गण हैं वो वनों की तरफ आ रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा आदिवासी भाइयों को हमारे पैसा उधार में दे रहे हैं, कईयों से वो सामान खरीद रहे हैं, जो भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट है उसको खरीद रहे हैं, यानी वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो रहे थे, किससे, वन से। अब ऐसा क्यों हो रहा था, तो इसके लिए हम लोग एक केस स्टडी देखते हैं। अब क्या होता है कि हम लोगों ने पहले के चैप्टर में भी पढ़ रखा, ऐसा समय था जबकि भारतवर्ष का जो रेशम था या सिल्क था, रेशम या सिल्क, वो यूरोपीय मार्केट में बहुत ज्यादा इसकी डिमांड थी, और इवन ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स भी इसको बहुत ज्यादा पसंद करते थे। वो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा रेशम हम भारत में पैदावार करवाएं और इसको ले जाके कम दाम में यहां से खरीदें और ज्यादा से ज्यादा दाम में वहां पे बेच दें। तो वो ये चाहते थे, और इसीलिए जब हमने आप पहले भी पढ़ा रखा है कि वो भारतवर्ष में कौन सी क्रॉप बोई जाएगी, बेसिकली कैश क्रॉप्स, वो भी कौन डिसाइड करता था, ईस्ट इंडिया डिसाइड करता था, यानी कि कंपनी डिसाइड करती थी। तो उन्होंने भारत में काफी फोर्स किया कि वो रेशम का उत्पाद और ज्यादा करे। तो इस केस स्टडी में हम ये देखते हैं कि कई ऐसे व्यापारी होते हैं जो कि जंगल की तरफ आते हैं और वहां के मजदूरों को ये प्रॉमिस करते हैं कि वो उनको काम पे रखेंगे और उनके सामान को खरीद के बेचेंगे। तो इसी के एवज में ये क्या करते हैं, ये आने के बाद वहां से रेशम, यानी कि रेशम कौन पैदा करता है, कुकून, तो कुकून को वो खरीदते थे। कौन खरीदता था, जो व्यापारी रहते थे वो अपने एजेंट्स को भेज के कुकून को खरीदवाते थे, और 1000 कुकून को वो कितने में, 3 से 4 रुपए में खरीदते थे। किससे खरीदते थे, आदिवासी भाई से। तो 1000 कुकून को वो खरीदते थे 3 से 4 रुपया में आदिवासी भाई से, और इसको 5 गुना ज्यादा दाम में, ठीक है, 5 गुना ज्यादा दाम में इसको गया में बेच देते थे। ठीक है, तो सोचिए कि 15 से 20 रुपए में इसको ये बेच देते थे, जिसमें से कि बिचौलिया और जो व्यापारी वर्ग होता था उसको बहुत ज्यादा फायदा होता था। तो अब जब बहुत ज्यादा फायदा होता था तो पहले तो आदिवासी भाई लोगों को ये चीज नहीं समझ में आया कि वो भाई मेहनत सारी वो कर रहे हैं बेचारे, पूरा अगर वो चाहे तो पूरी पूरी मोनोपोली उनकी है, अगर वो जब चाहे तब इसकी खेती करें, करना चाहे नहीं करना चाहे सब उन पे है पूरा पूरा। ठीक है, लेकिन मजे कौन लूट रहा है, पैसे कौन खा रहा है, वो बिचौलिए खा रहे हैं। तो ये चीज जब धीरे धीरे उनको समझ में आई तो उनके मन में एक असंतुष्टि पैदा होने लगी। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, द सर्च फॉर वर्क। तो प्रॉब्लम फॉर विद ट्रेड हम लोगों ने समझ लिया कि व्यापार से क्या दिक्कतें थी। व्यापार में यही दिक्कतें थी कि जो हमारे आदिवासी ग्रुप थे बेचारे, वो काम तो खूब करते थे, लेकिन व्यापार यानी कि जो भी उनका उत्पाद होता था उसको भारी मात्रा में जो बेचा जाता था उसको या तो ब्रिटिशर्स या तो ट्रेडर वो उसका फायदा उठाते थे, लेकिन जो इस पे काम करता था, जो एक्चुअली इसको बनाता था, वो और कर्जे में डूबता जा रहा था लोन ले लेके, और उसकी खुद की लाइवलीहुड काफी, यानी कि उसकी खुद की जीविका काफी इफेक्ट हो रखी थी। लास्ट टॉपिक है द सर्च फॉर वर्क। तो इसमें यह बताया गया है, मैं एक बार मिटा देता हूं इसको। इसमें यह बताया गया है कि वो आदिवासी ग्रुप जो जगह छोड़ छोड़ के जाने लगे थे, जो दूसरी जगह पे जाने लगे थे, उनका क्या हुआ। तो उस समय 19वीं शताब्दी के लास्ट तक आते आते कुछ ऐसा हुआ कि हमारे जो चाय के बागान है वो बहुत एक्सपैंड हो रहे थे, और दूसरा हमारी माइनिंग इंडस्ट्री यानी खदान जो इंडस्ट्री होती है, जो उद्योग होता है, वो बहुत ही एक्सपैंड हो रहा था, बढ़ रहा था।
तो इन जगहों पे जो व्यापारी वर्ग होता है, जो उस समय का जमींदार वर्ग होता है, वो इन लोगों को पकड़ पकड़ के सारे ट्राइबल ग्रुप्स को बहुत ही सस्ते लेबर पे इन लोगों से ढेर सारा काम कराने लगा। तो आपकी किताब में एक चित्र भी दे रखा गया, झारखंड के 2 लेबर्स हैं, वो बेचारे वहां पे काम करते हुए दिख रहे हैं। तो इतने कम लेबर में काम कराने के अलावा वो क्या करते थे कि उनको कई बार घर भी जाने नहीं देते थे और उनसे ढेर सारा काम लेते थे। अब आप तो जानते हैं कि कोयले की इंडस्ट्री में काम करने में कितना रिस्क रहता है, लोगों की जान एकदम दांव पे लगी रहती है। तो उन बेचारों, कई लोग मर भी जाते थे इसी चक्कर में, तो उनकी जान तक चली जाती थी, लेकिन उनको कम से कम पेमेंट मिलती थी और उनको बहुत ही इनह्यूमन वे में उनको ट्रीट किया जाता था। ठीक है, तो अब आज सेकंड पार्ट हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थर्ड पार्ट मैं आपको कल डिलीवर कर दूंगा।